हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मुगल्स कौन थे, मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के तरीका कैसा था, वो कौन कौन सी चीज़ें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में थी जिसकी वजह से मुगल इतना सक्सेसफुल हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और मुगल के मेन जो किंग थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको पेज नंबर 45 के ऊपर दिया गया है, मैं इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या कहा गया है। सो बच्चों, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें, मतलब भारत और भारत के आसपास जो हम ऊपर एरिया देखते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है हमेशा से ही एक विविधता रही है। एक पुराने समय से यहाँ पर जो है विविधता रही है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी रही है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब, जैसे आप देखते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमको अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के लोग का क्या मतलब उनका कल्चर अलग अलग होता है, उनका रिलीजन अलग अलग होता है, मतलब उनका धर्म अलग अलग होता है, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, और यहाँ की जो है ज्योग्राफी भी अलग अलग है। मतलब कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है। तो ऐसे एरिया पर किसी भी रूलर के द्वारा रूल करना काफ़ी मुश्किल होता है। किसी भी राजा के लिए ऐसे एरिया पर रूल करना काफ़ी मुश्किल होता है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी होती है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सेम धर्म के लोग रहते हैं, मतलब सेम रिलीजन के लोग रहते हैं, सेम कल्चर के लोग रहते हैं, और वहाँ की ज्योग्राफी भी सेम है। तो ऐसे एरिया पर जो है शासन करना आसान होता है। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जहाँ पर कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, रूल करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल एम्परर थे, वो काफ़ी हद तक जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो है शासन करने में, मतलब राज करने में जो है सफल रहे। तो उनकी सफलता के पीछे क्या कारण है? अभी आप कहोगे कि हमने जैसे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा तो वहाँ पर हमने देखा दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सुल्तान के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। जो दिल्ली सल्तनत थी, वहाँ के किंग भी जो है, वहाँ के जो एम्परर होते थे वो भी काफ़ी पावरफुल होते थे। लेकिन डिफरेंस इनमें और जो मुगल एम्पायर था और जो हमारे पास दिल्ली सल्तनत थी, उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो दिल्ली सल्तनत हमारे पास थी, वहाँ के जो एम्परर होते थे उनके पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। मतलब उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। लेकिन उन सुल्तानों का या उन एम्परर का उतने बड़े एरिया के ऊपर जो है इफेक्ट नहीं रहता था, मतलब उनका डोमिनेंस जो है उसके ऊपर नहीं रहता था। कहने के लिए तो मुगल सल्तनत का, कहने के लिए तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे उनके पास बहुत बड़ा एरिया होता था, लेकिन एक्चुअल में उतने बड़े एरिया के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं हो पाता था। वो सिर्फ उनके पास जो है सिर्फ कहने के लिए होता था कि हमारे पास इतना सारा एरिया है, जबकि बहुत सारा एरिया जो है एक्चुअल में उनका नहीं होता था, क्योंकि कंट्रोल उनका उतना दूर तक नहीं हो पाता था। लेकिन जो मुगल एम्पायर हम देखते हैं, जो मुगल एम्परर हम देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। इन मुगल एम्परर्स ने ना केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से को जीता, बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया। और यही कारण था कि जो मुगल सल्तनत है इतनी सक्सेसफुल हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। इनका जो रूल करने का जो तरीका था, इनके जो मेथड्स होते थे वो इतने इफेक्टिव होते थे। मतलब इनकी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक गतिविधियां जो होती थी, मतलब जो कुछ भी ये करते थे, मतलब या तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई चीज़ ले लीजिए या कोई पॉलिटिक की कोई चीज़ ले लीजिए, तो वो इतनी इफेक्टिवली उसको करते थे। उनका जो राज करने का तरीका था इतना इफेक्टिव था कि इन्होंने जो है इतने बड़े डाइवर्सिफाइड एरिया को जो है अपने कंट्रोल में रखा एक बहुत ही लंबे समय तक। और आज भी, और मुगल सल्तनत जब ख़त्म हो जाती है, मगर जब मुगल डायनेस्टी जब ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद भी जितने भी राजा आए उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो मुगल करते थे, मतलब मुगलों के जो राज करने का तरीका था, उनका जो मेथड था, उसको कॉपी करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हो कि मुगल के ख़त्म होने के बाद भी जो दूसरी डायनेस्टी आए, मतलब जो दूसरे राजा आए, वो भी जो है कहीं ना कहीं मुगल की जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो तरीके थे उसमें से कुछ ना कुछ जो है चुराते रहे, मतलब कॉपी करते रहे मुगलों से। तो ये हम देखते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते, देखिए ये रेड फोर्ट है।
तो रेड फोर्ट पे आज देखिए प्रधानमंत्री जब हमारे प्रधानमंत्री जब इंडिपेंडेंस डे के दिन स्पीच देते हैं तो आपने देखा होगा तो वो कहाँ से देते हैं, वो लाल किले की प्राचीर से जो है स्पीच देते हैं। तो जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी जो है या कोई भी अगर हमारे जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, वो जो है लाल किले से जिस तरह से स्पीच देते हैं, तो बहुत पुराने समय में मुगलों के टाइम में जो मुगल बादशाह होता था, जो मुगल सुल्तान होता था, वो अपनी जनता को यहाँ से जो है संबोधित करता था, यहाँ से क्या करता था, संबोधित करता था, मतलब स्पीच देता था वो भी, ठीक है। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर देते हैं उसी तरह से मुगल टाइम में यहाँ से सुल्तान दिया करता था स्पीच, है ना। और आज भी देखिए वो परंपरा जो है चली आ रही है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए हु आर द मुगल्स। अब हम देखते हैं कि जो मुगल थे वो कौन थे, मुगल कौन थे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, तो जो मुगल जो है वो दो जो है हमारे पास अलग अलग जो ग्रुप थे वहाँ से आए हुए हैं। अब ग्रुप जो हमारे पास मुगल है उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं थे। अब जैसे देखिए एक फादर है, एक मदर है। तो मैं आपको बता दूं जो मुगल डायनेस्टी है, जो मुगल सत्ता है, जो मुगल साम्राज्य है, उसकी स्थापना जो है बाबर ने की थी। उसका नाम क्या था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की? बाबर। ये बाबर है, ठीक है। ये कौन है? बाबर। तो बाबर की एक मम्मी थी और एक पापा था। इसने क्या बनाया? इसने जो है मुगल डायनेस्टी बनाई, ठीक है। इसने जो है मुगल डायनेस्टी बनाई। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए जो बाबर के जो माता थी, जो बाबर की, अब मैं आपको ये पहले आपको दो किंग में आपको और बता दूँ। एक किंग जो है बहुत ही खूंखार किंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हम आज मंगोलिया देखते हैं, आप चाहे तो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, मंगोलिया, चाइना तो ज़रूर आपको पता होगा। मंगोलिया और चाइना वाला जो इलाका है वहाँ पर एक बहुत ही खूंखार राजा हुआ करता था पुराने ज़माने में, जिसको कहते थे चंगेज़ खान। जिसको क्या कहते थे? चंगेज़ खान। ये बहुत ही खूनी राजा था, बहुत सारी इसने एट्रोसिटीज़ की हुई है, बहुत सारे लोगों को, निर्दोष लोगों को इसने मारा हुआ है चंगेज़ खान ने। ओके, एक था चंगेज़ खान और दूसरा हम देखते हैं तैमूर। दूसरा देखते हैं हम तैमूर। अब दो राजा हमारे पास देखिए, एक हमारे पास कौन है? चंगेज़ खान। एक राजा चंगेज़ खान है और एक राजा हमारे पास तैमूर है। ये तैमूर भी काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, लेकिन फिर भी चंगेज़ खान के मुकाबले जो है ये कम क्रूअल था। चंगेज़ खान बहुत ही क्रूअल था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो चंगेज़ खान है, एक तैमूर है। अब चंगेज़ खान कहाँ का राजा था? चंगेज़ खान जो है मंगोलिया, चाइना, ये वाला जो हम एरिया देखते हैं यहाँ का राजा था। और जो ये तैमूर था, तैमूर जो है हम जहाँ पर जो हम इराक देखते हैं आजकल, इराक हो गया हमारा, इराक, ईरान या अफ़गानिस्तान, इसके बीच का जो इलाका आता है वहाँ का एक राजा था तैमूर। तो चंगेज़ खान के बारे में तो आपको बताया मैंने, ये बहुत ही खूनी राजा था। तो ये जो तैमूर था, तैमूर मैंने आपको कहाँ कहा? इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान, जो ये वाला जो इलाका है इसके बीच में कहीं, मतलब इसके बीच में अगर आप देखो तो वहाँ से लगभग वहाँ से आता था तैमूर। तैमूर नाम का एक यहाँ से राजा था, जो टर्की है, मतलब काफ़ी बड़ा एम्पायर उसका था। ये घटता बढ़ता रहता था। जो टर्की था वहाँ तक इसका एक समय जो है एम्पायर रहा करता था, उतने बड़े एरिया तक। तो यहाँ पर दो राजा हमने देखे। तो जो ये मुगल है, मुगल ना तो तैमूर के वंशज थे। अब देखिए तैमूर का जो तैमूर एक तो हमारे पास एक पीढ़ी हमारे पास तैमूर की है, मतलब एक खानदान हमारे पास तैमूर का है और एक हमारे पास चंगेज़ खान का है। तो जो हमारे पास मुगल थे, मुगल की जो है, मुगल की स्थापना किसने, जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की? मुगल डायनेस्टी की नींव किसने डाली? बाबर ने। जैसा कि मैंने आपको कहा, बाबर ने इसकी नींव डाली। तो जो बाबर की जो मम्मी थी, ठीक है, बाबर की जो मम्मी थी वो जो है चंगेज़ खान की डिसेंडेंट थी, मतलब चंगेज़ खान के खानदान से थी। चंगेज़ खान के खानदान से थी, मतलब चंगेज़ खान जिस खानदान से आता था उससे थी उसकी मम्मी, ठीक है। और उसके जो फादर थे, बाबर के जो फादर थे, वो तैमूर के डिसेंडेंट थे, मतलब तैमूर के खानदान से आते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो अलग अलग ग्रुप से जो है मुगलों का जो जिसने नींव डाली, जो जैसे वो जो बाबर थे, तो बाबर जो है किसका बेटा था? तो दो जो है अलग अलग ग्रुप से जो है, अलग अलग ग्रुप के लोगों से ये पैदा हुए थे। इनकी मम्मी कहाँ से आई थी? चंगेज़ खान वाले ग्रुप से, और इसके पापा कहाँ से आए थे? तैमूर वाले ग्रुप से, मतलब दोनों जो है अलग अलग ग्रुप से आए हुए थे, ठीक है। तो जब तैमूर का जब बाबर का जन्म हुआ तो बाबर ने आगे जाकर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी मम्मी कहाँ से आई थी? चंगेज़ खान वाले ग्रुप से, और उसके पापा आए थे तैमूर वाले ग्रुप से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये मुगल्स थे, ये जो है अपने आप को चंगेज़ खान का डिसेंडेंट नहीं मानते थे। अगर कोई उनको चंगेज़ खान का डिसेंडेंट मानता था, मतलब कोई ऐसा बोलता था कि आप चंगेज़ खान के खानदान से भी संबंध रखते हो, तो इनको काफ़ी गुस्सा आता था।
ये कहते थे कि हम चंगेज़ खान के ग्रुप से नहीं आते हैं, ये उसका बहुत विरोध करते थे। ये कहते थे कि हम तैमूर वाले ग्रुप से आते हैं, हमें ये मत कहो कि हम चंगेज़ खान वाले ग्रुप से आए हैं, हम तैमूर वाले ग्रुप से आए थे। वो समझते थे, जो मुगल थे वो ये समझते कि तैमूर जो है बहुत बड़ा राजा था एक। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तैमूर ने एक बार जो है इंडिया के ऊपर जो है अटैक किया था। हालांकि उस वक्त इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंडिया पाकिस्तान वो सारा का सारा एक ही हुआ करता था। लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा कि तैमूर का इलाका कहाँ था, उसका इलाका था ईरान, इराक, जो टर्की वाला जो एरिया है, अफगानिस्तान, इसके इर्द गिर्द जो है उसका इलाका घूमता था। तो वहां से एक बार इसने जो है दिल्ली को एक बार 1398-1399 में इसने जो है दिल्ली को जो है जीत लिया था। एक बार कुछ समय के लिए इसने दिल्ली को जीत लिया था। तो इनको लगता था, जो ये सबसे पहले देखिए, जो बाबर जो था, बाबर जब ये इंडिया के ऊपर इसने अटैक नहीं किया था, तो तभी से इनको लगता था कि कोई भी ऐसा राजा जो दिल्ली को जीत लेता है, जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए जब दिल्ली सल्तनत जो पावर में आई थी तो उसके बाद दिल्ली का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, दिल्ली की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि तैमूर ने एक बार दिल्ली को जीत लिया था तो मुगलों की नज़र में जो है उनकी हैसियत बहुत बड़ी थी, उनको लगता था कि तैमूर बहुत ही बड़ा राजा है। तो इसलिए ये चाहते थे कि हमें जो है तैमूर के ख़ानदान से जोड़ा जाए, हमें जो है तैमूर के डिसेंडेंट कहा जाए, ना कि चंगेज़ खान की। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है? एक्चुअल में रियलिटी ये है, जो हमारे पास बाबर था, मतलब जो मुगल साम्राज्य, मतलब जिसने मुगल डायनेस्टी को जिसने एस्टेब्लिश किया, उसकी मम्मी आती थी चंगेज़ खान के ग्रुप से, और उसके पापा कहाँ से आते थे? उसके पापा आते थे तैमूर के ग्रुप से। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर 2 ग्रुप से जो है आए हुए थे इसके मम्मी और पापा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक पेंटिंग आपको बताई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो ये मुगल शासक थे, जो मुगल हमारे पास सुल्तान आते हैं, मुगल जो हमारे पास राजा आते थे, ये जो है तैमूर को बहुत बड़ा राजा समझते थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक पेंटिंग यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है। ये जो है अलग-अलग जो राजा आते थे, अलग-अलग टाइम पर जो मुगल राजा आए, तो उन्होंने सबने जो है अपनी पेंटिंग जो है तैमूर के साथ बनाई है। मतलब इस तरह से वो पेंटिंग बनाते थे। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर तैमूर बैठा हुआ है, यहाँ पर तैमूर बैठा हुआ है, यहाँ पर बाबर बैठा हुआ है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से आगे को, मतलब इस तरह से ये आगे यहाँ पर मुगल शासक है, मतलब जो आने वाले मुगल शासक है, जैसे जो आएंगे और जो चले हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मुगल शासक है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक इमेजिनरी पेंटिंग है। अब ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए ये राजा है तो ये राजा थोड़ी होगा, तो फिर भी ऐसे ही कहा गया है, क्योंकि इसके मरने के बाद ये राजा बनेगा, इसके मरने के बाद ये राजा बनेगा, इसके मरने के बाद ये राजा बनेगा, तो इसलिए इसको एक इमेजिनरी पेंटिंग बनाई हुई है। लेकिन बीच में देखिए किसको रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है तैमूर को। ये इनको बता रहा है कि ऐसा करके ऐसा करना है, मतलब ये इनका हेड है। ये क्या दर्शाती है, ये पेंटिंग क्या दर्शाती है? ये पेंटिंग ये दर्शाती है कि ये जो है तैमूर को एक बहुत बड़ा आदमी समझते थे। तैमूर के लिए इनको जो है, इनके लिए जो है काफ़ी इज्जत थी तैमूर के लिए, इसलिए इसको देखिए इतना ज़्यादा इसने जो है रिस्पेक्ट दी हुई है तैमूर को, क्योंकि इसको सेंटर में बिठाया हुआ है यहाँ पर। ये हम देख लेते हैं। अब देखिए मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, मुगल के जो है सक्सेसफुल होने के कई तरीके थे। जैसा कि मैंने आपको कहा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है ये कई वर्षों तक राज करते रहे, तो इनके जो है कई तरीके थे। अब पहला मैंने कहा कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका बहुत ही खतरनाक था, मतलब बहुत ही इफेक्टिव था। कैसे इफेक्टिव था वो हम आगे देखेंगे। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण ये सक्सेसफुल हुए, वो भी हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, देखिए मिलिट्री कैंपेन। जो इनकी जो मिलिट्री कैंपेन चलते थे, मतलब जो युद्ध चलते थे इनके, वो किस तरह से होते थे। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जो है जो मुगल डायनेस्टी हमारे पास आती है, उसकी जो है स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी हमारे पास बाबर रहता है उसने। तो फिर 1526 के ऊपर 1526 के अंदर जो है इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाया था। मतलब एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक छोटे से हिस्से पर डोमिनेंस बनाया था, जहाँ से इनकी पावर जो है बाद में रेज होती है। तो सबसे पहले ये जो है 1505 में जो है, अब यहाँ पर देखिए इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं हम। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना। अब देखिए, जब इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक नहीं किया था, अब ऐसा तो है नहीं कि बाबर ने सीधे गया वो और उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीत लिया। बाबर पहले एक छोटा सा राजा था। अब जहाँ का वो राजा था वहाँ पर लिखा देखिए फरगना, क्या लिखा है? फरगना। 1498 में जो है ये फरगना का राजा बनता है। ये फरगना कहाँ पड़ता है? इराक, ईरान जो हम मॉडर्न देखते हैं वो वहाँ अफगानिस्तान, मतलब उस इलाके में कहीं पर ये पड़ता था फरगना, ठीक है। 1494 में जो है इसको किंग बना दिया जाता है।
व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। जब ये जो है किंग बनता है तो ये कितने साल का था, ये 12 ईयर्स का था ओनली। ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। अब देखिए उज़्बेक्स, अब जो उज़्बेक थे, अब जैसे ही ये जो है 12 साल का था, अब किंग जो है बहुत छोटा है। अब जब किंग बहुत छोटा है तो इन पर जो है बाहर से आए हुए लोगों ने अटैक कर दिया। मतलब जो इनका जो किंगडम था उसके इर्द गिर्द जो दूसरे किंगडम थे वो जो है इसके ऊपर जो है बार बार अटैक कर रहे थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ, अब कौन कर रहे थे, मंगोल कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए मंगोल कर रहे थे। मंगोल, इनके ऊपर वाला जो इलाका था वो मंगोलों का था, जैसे मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो ये जो है इराक ईरान वाले एरिया से थोड़ा ऊपर पड़ा, तो वहां से ये जो है अटैक करते रहते थे इनके ऊपर, बाबर के ऊपर। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। अब देखिए जैसे जैसे ये बाबर बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो है ये अपनी टेरिटरी बढ़ाता जाएगा, मतलब अपने एरिया को जो है ये बढ़ाता जाएगा बाबर, ठीक है। और देखिए 1504 में इसने काबुल को भी जीत लिया, ठीक है। इसने जो है काबुल को भी जीत लिया, जो अब आजकल अफगानिस्तान में पड़ता है। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब देखिए अब ये जो है 1526 में कहां पर आ पहुंचा, ये जो है दिल्ली तक आ पहुंचा। इब्राहिम लोदी एट द पानीपत, ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट द पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। इसने जो है दिल्ली और आगरा को जो है कैप्चर कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जरा मैप में हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, अब जो पहले जो बाबर था, बाबर का जन्म यहाँ पर हुआ था इस वाले इलाके में कहीं, ठीक है। इस वाले इलाके में यहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था। सबसे पहले तो इसने, पहले इसका इतना सा एरिया था, फिर इसने इसका एरिया एक्सपेंड होता गया, इतना सा एरिया इसने जीत लिया। बाद में हमने देखा, देखिए इसने काबुल को, यहाँ पर देखा काबुल, तो काबुल को भी जीत लिया, ठीक है। और 1526 में इसने क्या किया, यहाँ पर अटैक कर दिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ का जो लोदी वंश का जो शासक था, इब्राहिम लोदी नाम था उसका, ठीक है, लोदी डायनेस्टी थी। जब मुगल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर नहीं आए थे तो दिल्ली के थ्रोन पर कौन बैठा हुआ था, तो यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, 1526 में इसके ऊपर अटैक कर दिया और पानीपत की लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है। और जैसे ही इब्राहिम लोदी हार जाता है तो यहाँ पर देखिए अब इसकी डायनेस्टी कितनी बढ़ गई, इतनी सारी डायनेस्टी इसकी हो गई। अब इसकी जो टेरिटरी हो गई, टेरिटरी देखिए कितनी सारी हो गई। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब बाबर ने पहले अटैक किया था तो पूरे सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नहीं जीता, इसने सिर्फ थोड़े से एरिया को जीता था, दिल्ली और जो आगरा वाला इलाका है ये इसने जीत लिया, ठीक है। और जैसे ही इसने ये जीत लिया तब यहाँ पर देखिए अब इनका जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आना जाना रहेगा और उसके बाद ये कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और जो है यहाँ पर देखिए अकबर के टाइम तक इन्होंने जो है इतना सारा एरिया जो है कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अब सीधे तो सारा का सारा, अब ऐसा नहीं है कि बाबर ने अटैक किया और पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसने जीत लिया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा इलाका जीत लिया, अब जो अगला राजा आएगा वो थोड़ा सा और टेरिटरी जीतेगा, अगला राजा आएगा वो थोड़ी और टेरिटरी जीतेगा। तो इस तरह से जो है इनका एक्सपेंशन जो है अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पर अलग अलग तरह से जो है मिलिट्री कैंपेन यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर कहा गया है कि मुगल के रिलेशन कैसे रहे अहोम्स के साथ, सिख के साथ, या दूसरे किंग्स के साथ, वो कैसे कैसे रहे, वो यहाँ पर अलग अलग चैप्टर में हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जैसे जैसे चैप्टर आएंगे हमारी बुक में आगे तो वहाँ पर हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यही कहा अभी। अब हम एक एक किंग को यहाँ पर देखते हैं ज़रा। अब सबसे पहले देखिए मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स। अब जो मुगल के जो मेजर मिलिट्री कैंपेन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। मतलब जो मुख्य कैंपेन है, मतलब जो मेजर लड़ाइयाँ हैं या कुछ मेजर इवेंट्स है मुगल सल्तनत के अंदर हुए, उनको हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले जो है बाबर आया था। बाबर ने 1526 में किसको हराया, दिल्ली का जो सुल्तान था, दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको उसने हरा दिया। और उसके बाद जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है एक शुरुआत कर ली आने की, किसने, बाबर ने मतलब मुगल साम्राज्य, जो मुगल सत्ता थी उसको एस्टेब्लिश कर लिया दिल्ली के थ्रोन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर एट पानीपत। तो इस लड़ाई का नाम आपने सुना होगा, पानीपत की लड़ाई। तो पानीपत की लड़ाई में इसने जो है इसको हरा दिया था, किसने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। और दिल्ली के थ्रोन पर वो बैठ गया। दूसरा क्या है 1526 में। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे अब पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सीधे ही नहीं जीता जा सकता, पहले उसने दिल्ली और आगरा वाले इलाके को जीता और यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे उसने जो है एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। मतलब जो दूसरे छोटे छोटे राजा थे उनको भी हराना उसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए डिफीटेड राणा सांगा,
1527 में बाबर ने किसको हराया? डिफीटेड राणा सांगा, मतलब राणा सांगा को हराया। ठीक है, कहाँ पर हराया उसने? एट खुनवा, खुनवा में उसने हराया। तीसरा क्या है? डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी, चंदेरी में भी जो है राजपूत को इसने हराया। एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। अब यहाँ पर मैं कह रहा था कि दिल्ली और आगरा पर इसने अपनी मृत्यु से पहले, मतलब मरने से पहले, इसने दिल्ली और आगरा में जो है झंडे गाड़ दिए थे। मतलब वहाँ पर उसने अपने पैर जो है फंसा दिए थे वहाँ पर, मतलब पूरी तरह से जो है उसको कंट्रोल कर लिया था उस इलाके को। मतलब अब कोई दूसरा किंग उनको इजीली वहाँ से डिफीट नहीं कर सकता था। अब देखिए, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, जब बाबर मर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देखिए। उसके बाद दूसरा जो किंग आता है, एम्परर आता है, उसका नाम है हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं क्या करता है अब यहाँ देखिए। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू विल ऑफ हिज फादर। उसने जो है अपनी विल के हिसाब, अपने फादर की विल के हिसाब से पहले तो क्या किया, जो उसको प्रॉपर्टी मिली थी अपने पूर्वजों की, उसको डिवाइड कर दिया अपने भाइयों में, मतलब इक्वली अपने भाइयों में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हिज ब्रदर वर ईच गिव अ प्रोविंस, मतलब उसके हर एक भाई को जो है एक प्रोविंस दिया गया। इस तरह से आप देखिए, ये मान लीजिए कोई किंग था। ठीक है, किंग के मान लीजिए 4 बेटे थे, इस तरह से 4 बेटे थे। तो जब बाबर मर गया तो उसके बाद जो हुमायूं राजा बना, तो उसने अपने किंगडम को जो है इस तरह से बांट दिया। 4 हिस्से इसके बन गए। देखिए 4, ये जितने भी ये भाई थे उतने हिस्से कर दिए। ठीक है, तो सबको एक एक प्रोविंस मिला। ठीक है, मतलब सबको जो है एक एक हिस्सा मिला। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसने ये किया। दूसरा हम क्या देखते, देखिए, द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पर देखिए, इसका एक भाई था मिर्जा कामरान, ये जो है काफ़ी जलता था किससे? हुमायूं के साथ। ठीक है, और इस मिर्ज़ा कामरान की वजह से, मतलब अपने ही भाई की वजह से, ये काफ़ी कमज़ोर हो गया। मतलब इसका जो है, इसका ये राज्य जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था। हुमायूं का राज्य किसकी वजह से? मिर्ज़ा कामरान की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी बार बार जो है रिवोल्ट कर रहा था अपने ही देश के अंदर। ठीक है, हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा एंड कन्नौज फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैप में हम समझते हैं, इसको मैप में हम यहाँ पर समझते हैं। वन सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए, जैसे ये दिल्ली का थ्रोन था, यहाँ पर सॉरी, ये हमारे पास दिल्ली का थ्रोन था। ये किसने जीत लिया था? ये जो है बाबर ने जीत लिया था दिल्ली के थ्रोन को। ठीक है, जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद राजा कौन बना? उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं राजा बना। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है? हुमायूं राजा बना। ठीक है, और जो हुमायूं के जो भाई थे उसमें थे, एक था मिर्ज़ा कामरान। ठीक है, मिर्ज़ा कामरान क्या करता था? बार बार रिवोल्ट करता था, बार बार जो है उसने गड़बड़ी फैला दी अपने ही राज्य के अंदर, जिसकी वजह से हुमायूं की पावर काफ़ी घट गई। ठीक है, हुमायूं की पावर जैसे ही घट गई तो यहाँ का जो राजा था शेर खान, ठीक है, शेर खान ने क्या किया, मतलब जिसको बाबर ने हराया हुआ था पहले, ठीक है, वो क्या करता है? दोबारा इसके ऊपर अटैक करता है। अब देखिए, उसको तो हराया हुआ था, किसने? बाबर ने हराया हुआ था उसको। अब वो ऐसा नहीं कि वो मर गया था, वो यहीं पर कहीं था। ठीक है, उसने दोबारा यहाँ पर अटैक कर दिया। जैसे ही इनकी पावर वीक हुई, जो हुमायूं की पावर थी उसकी वीक हुई। हुमायूं की पावर वीक क्यों हुई? क्योंकि उसके भाई जो कामरान थे उसने जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी फैला दी, जिसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गए थे। इसलिए यहाँ पर देखिए 1539 और 1540 के अंदर चौसा और कन्नाज की लड़ाई में ये हार जाता है, मतलब हुमायूं हार जाता है। और हारने के बाद इसको जो है यहाँ से भागना पड़ता है। भाग के ये कहाँ चला जाता है? ईरान, जो इराक ईरान वाला एरिया है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, और इराक ईरान वाला जो एरिया है, अब काफ़ी समय तक 10-15 सालों तक जो है इंडिया से बाहर ही खदेड़ दिया, इसको बाहर ही निकाल दिया इंडिया से। ठीक है, लेकिन 1555 में ये क्या करता है, ये जो हुमायूं था, ये जो ईरान का जो राजा था, साफाविद डायनेस्टी वहाँ पर थी, ईरान को जो राजा था उसको कहता है कि मेरी आप हेल्प कीजिए, मैं यहाँ पर दिल्ली के थ्रोन पर अटैक करना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। और जो यहाँ का जो साफाविद डायनेस्टी, मतलब ईरान का जो राजा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आप अटैक कर दीजिए। और 1555 में ये दोबारा अटैक करता है, मतलब हुमायूं फिर से यहाँ पर अटैक करता है। अब ये खुद अटैक करता है, फिर से इसने यहाँ पर अटैक कर दिया दिल्ली के थ्रोन के ऊपर। और 1555 में इसने शेरशाह सूरी को हरा दिया और फिर से जो है एक बार थ्रोन को कैप्चर कर लिया। मतलब पहले ये दिल्ली का सुल्तान हो गया था, उसके बाद इसको फिर से खदेड़ दिया गया यहाँ से ईरान, और ईरान से बहुत सालों के बाद ये जो है ईरान के जो सुल्तान थे उसकी हेल्प से जो है फिर से अटैक करते हैं और दिल्ली के थ्रोन को जो है गेन कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमने देखा मेजर मेजर इवेंट हुए थे हुमायूं के टाइम में। उसके बाद हम आते हैं अकबर के टाइम में। अकबर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो अकबर के टाइम पीरियड को वैसे 3 हिस्सों में बांट के देखा जाता है। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो चलता है आपका 1556 से लेके 1605 तक, 1556 से 1605 तक सॉरी। इसको 3 पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है। अब देखिए पहला पार्ट कौन सा हुआ है, 1556 से 1570। इसमें क्या होता है, अकबर को जो है ग्रो होने में ही टाइम लग जाता है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये किंग है, ये किंग मान लीजिए मर गया, और इसका मान लीजिए इस किंग का ये इसका बेटा है, ठीक है, ये किंग इसका बेटा है, ये किंग है, ये इसका बेटा है। अब मान लीजिए किंग मर गया, किंग की जो है डेथ हो गई, इसकी जो है डेथ हो गई, ठीक है, और जो ये इसका बच्चा था, जो इसका बेटा था, वो मान लीजिए काफ़ी छोटा है, ये 4-5 साल का है, ठीक है। तो उस केस में क्या इसको राजा बना दिया जाएगा? इस केस में इसको राजा बनाया जाएगा। तो उस केस में क्या किया जाएगा, इसको राजा बनाया जाएगा, लेकिन इसको जो है किसी दूसरे व्यक्ति की देख रेख में रखा जाएगा। मतलब कोई दूसरे आदमी को अपॉइंट किया जाएगा कि आप इसको देखो, मतलब सारा काम यही आदमी ही करेगा, बस नाम के लिए जो है राजा ये है। और जब ये राजा बड़ा हो जाएगा तब इसको यहाँ से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर अकबर के केस में था। अकबर के पिता जब मर गए तो अकबर की आयु थोड़ी छोटी थी। तो जब अकबर जो है काफ़ी बड़े हो गए तो इसने जो है जो इनके देख रेख के लिए जिसको रखा गया था उसको वहाँ से निकाल दिया, मतलब पावर को कैप्चर कर लिया। अकबर ने जो है फिर से पावर को कैप्चर कर लिया, मतलब जो दूसरे अधिकारी थे जो राज्य को चलाते थे उनको साइड कर लिया और खुद पावर में आ जाता है पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला तो इसमें पहला जो टाइम पीरियड था 1556 से 1570 वो इसी में लग जाता है अकबर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स। अब देखिए इसने भी जो है सूरी और अफगानों के लिए जो है मिलिट्री कैंपेन चलाए अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सुप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम। अब यहाँ पर देखिए जो एरिया होते थे, जैसे बहुत बड़ा एरिया जो है किंग का, तो उसके अंदर छोटे छोटे हमारे पास जो है सूबेदार भी होते थे। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा एरिया है, तो ये एरिया जो है बहुत सारे टुकड़ों में बंटा हुआ होता था और हर एक टुकड़े पर जो है एक सूबेदार होता था। सूबेदार का काम होता था इन टुकड़ों का पूरा इसमें देखना सब कुछ, मतलब कानून की व्यवस्था देखना किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, मतलब पूरा का पूरा रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये इसका काम होता था सूबेदार का। और कई बार ये सूबेदार क्या होते थे, बहुत पावरफुल हो जाते थे और रिवोल्ट कर देते थे। जैसे इसने मान लीजिए रिवोल्ट कर दिया, तो रिवोल्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इस डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब जो पूरा का पूरा जो ये देश है इनका, पूरा का पूरा जो राज्य है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता था और राज्य जो है सुचारू तरीके से नहीं चल पाता था। तो इसका एक अकबर का ही एक भाई था मिर्जा हकीम, ये भी जो है बार बार रिवोल्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसके राज्य में काफ़ी गड़बड़ी फैल रही थी। In 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड एंड 1569 रणथंबोर। ये जो यहाँ पर जो बैटल्स बताई गई है या कुछ कौन कौन से एरिया कब कैप्चर हुए, किस किस किंग को कब हराया, तो ये जो है आप खुद लर्न कर सकते हो। मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाली चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो समझने लायक है। नेक्स्ट हम चलते देखिए, अब जो पहला वाला टाइम पीरियड था इसमें जो है अकबर ने छोटे मोटे कैंपेन चलाए। अभी बड़ा कैंपेन अकबर ने नहीं चलाया है। पहला वाला जो टाइम पीरियड इसका था वो जो है इसका जो है पावर को कैप्चर करने में लग गया। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारे पास 1570 से लेके 1585 तक का टाइम। इसमें क्या करता है, इसमें जो है अकबर बहुत बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन को चलाता है, ठीक है। मतलब इसने जो है बाहर के एरिया में जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट देखिए, मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार। अब पहले तो इसने गुजरात वाले एरिया में अटैक करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद इसने बिहार वाले एरिया में अटैक स्टार्ट करना कर दिया, ठीक है। बंगाल एंड उड़ीसा, ये जो है अटैक करते करते बंगाल और उड़ीसा तक पहुंच गया, ठीक है। दीज कैंपेन्स वर अकम्पनीड बाय द 1579-1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हकीम, ठीक है। अब जो ये मिर्जा हकीम है, जो इसका भाई है, इसने जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी फैला के रखी थी। मतलब एक और तो अकबर की पावर बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी ओर इसका ही भाई जो है इसकी टांग खींचने में लगा हुआ था, इसको पीछे की ओर खींच रहा था ताकि इसका इतना ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो। नेक्स्ट हम देखते देखिए, अब तीसरा, अब देखिए पहले वाला टाइम में पहला जो टाइम पीरियड था अकबर का वो लग गया इसको पावर को कैप्चर करने में। दूसरे वाले टाइम पीरियड में इसने जो है बहुत बड़े मिलिट्री कैंपेन चलाए और बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तीसरा क्या है, 1585 से 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। अब जो तीसरा पीरियड है इसका, इसमें भी जो है अकबर ने बहुत सारा एक्सपेंशन कर दिया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो आज हम नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका देखते हैं, जो हम उत्तर पश्चिम वाला जो इलाका देखते हैं, वहाँ पर इसने अटैक करने स्टार्ट कर दिया है। कंधार वाज सीज्ड फ्रॉम द सफाविड्स, कश्मीर वाज एनेक्स्ड एंड
as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaigns in the Deccan started in the Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar was annexed. In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir. अब यहाँ पर देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहले वाला जो टाइम फेज चलता है अकबर का, तो इसका जो टाइम जो है पावर को कैप्चर करने में लग गया। दूसरे में इसने अपने एरिया को थोड़ा बढ़ा दिया, इतना सा बढ़ गया। और जो तीसरा फेज चलता है अकबर का, उसमें उसने सारा एरिया यहाँ पर जीत लिया। अब यहाँ पर देखिए अकबर का एरिया अगर आप देखो, यहाँ पर देखो कितना सारा है। जो आपको ये पिंक कलर में ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये एक वक्त जो है अकबर का एम्पायर था यहाँ तक। अब देखिए अकबर का जो है एम्पायर यहाँ पर कितना बड़ा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अब जिन साफाविद ने जो है इनकी हेल्प की थी पहले, अब देखिए जो पुराने राजा महाराजा होते थे उनका ना तो कोई दोस्त होता था और ना ही कोई दुश्मन होता था। अब देखिए जो साफाविद थे, जो ईरान के जो राजा थे, उन्होंने इनकी हेल्प की थी इंडिया के ऊपर अटैक करने में। लेकिन जब ये पावरफुल हो गए ये मुगल, तो इन्होंने उल्टा इनको ही हरा दिया। मतलब जिन्होंने इनकी हेल्प की थी उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया और उनका एरिया भी जो है जीत लिया इन्होंने। ये हमारे पास अकबर हमारे पास हो गया था। उसके बाद देखिए जब एक और बात, जब अकबर का लास्ट फेज चल रहा था, जब अकबर जो है काफ़ी ज़्यादा इसने एरिया जीत लिया था, तो इसका बेटे का नाम था जहांगीर। जहांगीर इसके बेटे का नाम था और इसको जो है दूसरा नाम इसका था सलीम। जहांगीर का ही दूसरा नाम था सलीम। तो इसने भी जो है रिवोल्ट लास्ट टाइम में कर दिए थे। जब मतलब जब अकबर का लास्ट वाला टाइम चल रहा था, काफ़ी बूढ़ा हो गया था जब अकबर, तो उस टाइम जो है सलीम ने भी जो है अपने ही देश के अंदर जो है विद्रोह को भड़का दिया था। मतलब इसने भी जो है अपने ही देश के अंदर गड़बड़ी फैलाने की जो है कोशिश की थी। सलीम कौन था? सलीम जो है अकबर का बेटा था और अकबर के मरने के बाद सलीम को ही जो है राजा बनना था। उसके बाद कौन है? उसके बाद आता है हमारे पास जहांगीर। अब देखिए जहांगीर क्या करता है, मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट। अब देखिए जहांगीर का टाइम कहाँ से कहाँ तक चलता है। अब आपको जितने भी ये मुगल सुल्तान है, इनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। जहांगीर का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1605 से 1627 तक, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। अब यहाँ पर देखिए इस काल में भी क्या होता है, इस काल में ज़्यादा कुछ एक्सपेंशन नहीं हो पाती है। यहाँ पर देखिए मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड, मतलब जो मिलिट्री कैंपेन अकबर ने चलाए थे, बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन, वो इसके टाइम में भी जो है वैसे ही बराबर चलते रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए और बहुत सारे रूलर ऐसे थे इंडिया के जिन्होंने जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब बहुत सारे रूलर ऐसे थे जिन्होंने जो है हथियार डाल दिए और जो है उनकी ही राज्य में जो है विलीन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट सिख्स, अहोम और अहमदनगर। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किंगडम थे इंडिया के अंदर जिन्होंने इन मुगल का डट कर जो है सामना किया और इनकी प्रभु सत्ता जो है स्वीकार करने से जो है मना कर दिया। वो उनके अधीन नहीं रहना चाहते थे। जैसे यहाँ पर देखिए सिख हो गए, अहोम हो गए, अहमदनगर हो गया। अब अहमदनगर जो शासक थे वो हो गए। ये सारे के सारे क्या करते थे, इन्होंने जो है मुगल की सत्ता को अधीन नहीं किया और ये इंडिपेंडेंट रहे। एक समय तक जो है ये इंडिपेंडेंट ही रहे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स इन द रेन। अब जितने भी आप मुगल सम्राट आप देखोगे, आप चाहे तो फिर से इस चार्ट को देख सकते हो, आप देखोगे जो राजा है और जो उसका बेटा है, वो बेटा उस राजा के लिए हमेशा जो है विद्रोह कर देता है। मतलब ये बेटा जो है हमेशा जो है अपने पिता के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करता है। अगर हम सारे के सारे राजा को देखो तो सभी में प्रॉब्लम है। पहले हम देखते थे, देखिए अकबर जब था तो जहांगीर ने जो है विद्रोह कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब जहांगीर खुद राजा बना तो उसका जो बेटा था, जहांगीर का बेटा, उसका नाम था खुर्रम, जिसको कि हम शाहजहां भी कहते हैं, तो उसने भी रिवोल्ट कर दिया। तो ये जो है एक अनोखी सी बात आती है मुगल एम्परर्स के अंदर कि इनके जो है बेटे होते थे वो खुद ही जो है पिता के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर देते थे। नेक्स्ट अब देखते हैं, देखिए शाहजहां का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। शाहजहां ने जो है, जैसे कि आपको पता होगा, शाहजहां ने जो है ताजमहल को जो है शाहजहां ने बनाया हुआ है। मुगल कैंपेन्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। जो शाहजहां था उसने भी जो है डेक्कन की ओर जो है अपने अटैक को बरकरार रखा। डेक्कन मतलब जो नीचे वाला इलाका, जो सेंट्रल वाला इलाका है, उसकी ओर जो है अटैक जो है इनका कर चलता रहा। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिवेल्ड एंड was defeated. Campaign were launched against Ahmednagar. The Bundels were defeated. इसको आप खुद पढ़ सकते हो वैसे।
यहाँ पर यही बताया गया है कि कौन कौन से इलाके इन्होंने जीते, कैसे कैसे इन्होंने जीते, ठीक है। तो वही इसके अंदर दिया हुआ, तो इसको आप खुद पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे, लास्ट में हम देखते हैं इन 1657 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंगस्ट शाहजहां सन्स। अब देखिए, जब 1657 और 1658 में शाहजहां के जो बेटे थे उनका जो है गद्दी के लिए जो है आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए शाहजहां है, शाहजहां के मान लीजिए 4 बेटे हैं, शाहजहां के मान लीजिए 4 बेटे हैं, ठीक है, 4 बेटे शाहजहां के। तो जब शाहजहां मर जाएगा तो शाहजहां के बाद इनमें से थ्रोन किसको मिलेगा, मतलब शाहजहां के बाद गद्दी किसको मिलेगी। जो मुगल थे उनमें गद्दी किस तरह से बंटती थी, मतलब कौन राजा बनेगा, ये हम आगे देखेंगे। अभी इसकी इसी स्लाइड में मैं नीचे आपको बताऊंगा। तो जब शाहजहां राजा था, इसके 4 बेटे थे, तो ये चारों के चारों बेटे आपस में ही लड़ पड़े। एक कहता था कि मुझे गद्दी चाहिए पूरी की पूरी, दूसरा कहता था मुझे चाहिए, तीसरा कहता था मुझे चाहिए, चौथा कहता था मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उनमें लड़ाई हो जाती है आपस में, ठीक है। और लास्ट में इस शाहजहां का एक बेटा था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने ही भाई को मार दिया, ठीक है। अपने भाई को मारने के बाद, मतलब इसका खून कर दिया उसने, औरंगजेब ने अपने ही भाई को मार दिया और अपने पिता को इसने जेल के अंदर घुसा दिया। इसको शाहजहां को जेल के अंदर घुसा दिया, अपने भाई को मार दिया और खुद जो है दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया। अब दिल्ली में इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली क्योंकि सेंटर में है, लेकिन हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक नहीं है सीमित, मुगल साम्राज्य जो है बहुत बड़ा हो चुका है ना। तो ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर देखिए औरंगजेब के बारे में तो आपको मैंने बताया जैसे, ठीक है। औरंगजेब ने क्या कर दिया था, अपने ही भाई को उसने उसका खून कर दिया और उसके बाद जो है अपने पिता को इसने जो है जेल के अंदर डाल दिया और खुद जो है थ्रोन के ऊपर बैठ गया था, ठीक है। इसने भी जो है कैंपेन को जो है जारी रखा था। यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663। इसको आप देख सकते हो, वैसे इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब के बारे में आपको ये बता दूं, आपने शिवाजी का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो शिवाजी के साथ भी इनकी जो है कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुई है, कई बार इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई है। जो छोटे मोटे जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, इन मुगल जो मुगल एम्परर होते थे इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। मान लीजिए मुगल एम्परर ने किसी देश के ऊपर, किसी छोटे से स्टेट के ऊपर जो है अटैक करने का आदेश दे दिया, तो क्या होता था, लड़ाई होती थी, ठीक है। उसके बाद वो उसको कैप्चर कर लेता था मुगल एम्परर, ठीक है। या तो उसको कैप्चर कर लेता था, या क्या हो जाता था, मान लीजिए ये जो है औरंगजेब है, इसने जो है ए स्टेट के ऊपर जो है अटैक करने का आदेश दे दिया, तो ए स्टेट क्या करती थी, ए स्टेट लड़ाई करती ही नहीं थी, ये सीधे कह देती थी कि हम आपके अधीन हो जाते हैं, हम ऐसे ही हार गए, मतलब लड़ाई किए बिना ही हार जाते थे ये, ठीक है। तो जो हमारे पास शिवाजी थे उनका स्टेट भी जो है बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की, मतलब वो जब भी रहे तो इंडिपेंडेंट ही रहे, उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन बहुत सारे राजपूत राजा ऐसे थे इंडिया के अंदर जिन्होंने जो है मुगल जो सुल्तान थे उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, मतलब वो उनसे ही विलीन हो गया उनका। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब। जो अकबर और औरंगजेब था, अकबर और औरंगजेब के टाइम तक जो है ये इतना बढ़ चुका था, ये इसका एम्पायर इतना बढ़ चुका था। ये जो है यहाँ पर औरंगजेब टाइम का यहाँ पर बताया हुआ है। दूसरा यहाँ पर देखिए, वो ये कि जो औरंगजेब हमारे पास था, जैसा कि हमने औरंगजेब के बारे में आपको कहा मैंने, तो औरंगजेब जो है लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था। अभी हमने देखा कि मुगल्स में काफ़ी एम्परर आए हैं, पहले बाबर आता है, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर आया, उसके बाद शाहजहां आया। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे आते गए। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां आया। तो जो लास्ट जो पावरफुल रूलर था मुगल डायनेस्टी का वो था औरंगजेब। हालांकि ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के बाद जो है कोई भी राजा नहीं हुआ मुगल डायनेस्टी का, लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी राजा हुए वो जो है बिल्कुल निकम्मे टाइप के थे, मतलब उनके पास कोई भी पावर ही नहीं उनके पास थी, मतलब उनकी पावर जो है क्षीण होती गई, खत्म होती गई जब जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब जो था वो लास्ट जो है पावरफुल रूलर था मुगल डायनेस्टी का। उसके बाद हम आते हैं, देखिए, मुगल्स ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल की ट्रेडिशन कैसी थी सक्सेशन की। सक्सेशन का क्या मतलब होता है, सक्सेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी है, उसके मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तो इस आदमी की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आगे जाएगी, मतलब इस आदमी की मृत्यु के बाद, इस आदमी की डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाएगा, उसको कहते हैं हम सक्सेशन,
तो वो क्या है हमारे पास सक्सेशन। तो जो मुगल ट्रेडिशन था, मुगल का जो ट्रेडिशन था सक्सेशन का, मतलब प्रॉपर्टी कैसे बंटेगी बेटों के बीच में, तो वो जो है उनका कैसा था उसको हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो मुगल ट्रेडिशन के अनुसार क्या होता था, मान लीजिए कोई राजा है। अब दो तरीके हैं, देखिए दो तरीके हैं, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब दो तरीके हैं सक्सेशन के। एक राजा है, उसके मान लीजिए 3 बेटे हैं। अब ज़्यादातर ऐसा होता था जब राजा मर जाता था तो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था तो वो राजा बन जाता था। बहुत सारे एम्परर जो है ऐसा ही करते थे, बहुत सारे किंग जो है ऐसा ही करते थे। लेकिन मुगल डायनेस्टी में जो है ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता था, मान लीजिए एक राजा है, राजा के 3 पुत्र हैं, ठीक है। 3 पुत्र में जो है जब इस राजा की मृत्यु हो जाती थी तो प्रॉपर्टी सीधे जो है, जो उसका राज्य था, जो उसका स्टेट था, वो सीधे जो है एक ही बेटे को नहीं जाता था। वो सारा का सारा जो है इन तीनों पर, मान लीजिए ये जो है, ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये जो है एक राजा की प्रॉपर्टी है। तो जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो ये प्रॉपर्टी के जो है 3 हिस्से हो जाते थे, या जितने ये बेटे हैं उतने हिस्से जो है इसके हो जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते थे कि प्रॉपर्टी जो है सब में जो है इक्वल जो है बांट दी जाती थी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी से मतलब क्या है मेरा यहाँ कहना, मेरा मतलब है यहाँ पर स्टेट से, ठीक है। जो स्टेट थी वो जो है 3 हिस्सों में यहाँ पर बंट जाती थी, ये 3 या जितने भी यहाँ पर जितने भाई होंगे उतने हिस्सों में ये बंट जाती थी। उसके बाद देखिए मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। अब यहाँ पर देखिए मुगल्स के जो रिलेशंस थे दूसरे रूलर्स के साथ कैसे थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुगल, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि मुगल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर काफ़ी सफल रहे राज करने में। भले ही यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप का कल्चर था, अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग टाइप के अलग अलग रिलीजन के लोग थे, फिर भी वो जो है एक काफ़ी हद तक जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है राज करने में सफल हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर पहला तो हमने देखा कि ये जो है बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन चलाते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कैंपेन की ही वजह से जो है ये इतने बड़े एरिया को जो है अपने अधीन नहीं रख सकती थी। इनके दूसरे कई तरह के इनके जो है कई इन्होंने तिकड़म चलाए हुए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक राजा है, ठीक है, एक राजा ये वाला राजा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई ये राजा है, ये मान लीजिए कोई, अब जैसे जो मुगल जो हमारे पास रूलर्स है वो तो सारे के सारे मुस्लिम रूलर्स है, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऊपर कई छोटे छोटे जो है राजपूत राजा थे। अब देखिए ये राजपूत राजा है, ठीक है। तो इनके कैसे थे, जो दूसरे रूलर होते थे, ये मुगल्स ऐसा कहते थे कि जो दूसरे रूलर है हमें इनके साथ जो है बिल्कुल क्रूअल बिहेव नहीं करना है, ठीक है। इनको हम हराएंगे ज़रूर। इनका क्या मोटिव था मुगल्स का, इनका ये मोटिव होता था कि हम दूसरे राजाओं को हराएंगे लेकिन उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे। अब ये देखिए कितना खतरनाक जो है इनका वेपन था, ये भी एक वेपन ही है, ठीक है। कैसे है वेपन वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर ये बताता हूँ आपको, जैसे ये मान लीजिए मुगल है, ये मुगल का कोई एम्परर है, ये मान लीजिए कोई राजा है, ये राजा की स्टेट है, मान लीजिए ये आर जो मैंने सर्कल बनाया ये राजा की स्टेट है। अब मान लीजिए ये मुगल बार बार अटैक कर रहे हैं इस आर के ऊपर, इस स्टेट के ऊपर ये बार बार अटैक कर रहे हैं, ये जो है इसके ऊपर बार बार अटैक कर रहे हैं। और मान लीजिए जो राजपूत राजा है ये नहीं हार रहे हैं, ठीक है, ये नहीं हार रहे हैं। तो उस केस में ये क्या करते थे, ये मुगल एम्परर क्या करता था, मुगल एम्परर जो है ऑफर देता था। जैसे जो राजपूत राजा है उसको ऑफर देगा कि आप अपनी बेटी का या किसी दूसरे किसी रिलेटिव का इस मुगल एम्परर या इसके किसी ऑफिशियल के साथ जो है विवाह कर दो। विवाह मतलब शादी कर लो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता था, उसके बाद जैसे ये वाला जो छोटा स्टेट हो गया, तो ये छोटा स्टेट भी जो है काफ़ी थक गए होते थे लड़ाई कर करके। जैसे ये बाहर से जो अटैक करते रहते थे और हारते ये भी नहीं थे, ठीक है। तो क्या होता था, जो ये राजपूत राजा होते थे ये जो है मान जाते थे। जैसे शादी का ऑफर यहाँ से आता है कि आप या तो मुगल एम्परर से शादी कर लो यहाँ पर अपने किसी रिलेटिव की, या आप मुगल एम्परर के किसी ऑफिशियल से जो है शादी कर लो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता था, दो स्टेट के बीच में एक रिलेशन बन जाता था, ठीक है। भले ही यहाँ पर देखिए ये मुस्लिम है ये हिंदू है, फिर भी जो है इनके बीच में एक रिलेशन बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शादी हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है लड़की आई है यहाँ से और यहाँ से लड़का आया, तो यहाँ पर जो है एक फ्रेंडली जो है इनके बीच में जो है रिलेशन बना रहता है, ठीक है। रिलेशन फ्रेंडली था या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है हेल्प जो है इनकी होती रहती थी। जैसे मान लीजिए मुगल ने किसी के साथ अटैक कर दिया तो ये राजपूत राजा भी जो है इनकी अब सहायता करेंगे, क्योंकि अब ये जो है इनके रिश्तेदार बन चुके हैं। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी मुगल्स की एक स्ट्रैटेजी थी, है ना, ये भी मुगल की एक स्ट्रैटेजी थी। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने फेवर में लाया, अपने फेवर। बहुत सारे हिंदू राजा, बहुत सारे राजपूत राजा जो पहले इनके अगेंस्ट थे, इस टेक्निक से जो है वो भी जो है इनकी तरफ जो है काफ़ी इनकी तरफ जो है झुक गए थे। काफ़ी राजा जिन्होंने जो है अपनी बेटियों की शादियाँ या किसी दूसरी अपने रिलेटिव्स की जो शादियाँ थी वो इनके साथ करवा दी थी, तो वो काफ़ी हद तक जो है इनके साथ जो है उनके कॉर्डियल रिलेशन हो चुके थे। तो पहला तो हमने ये देखा कि
काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके उनके साथ। दूसरा हम ये देखते हैं कि मान लीजिए ये मान लीजिए ये मुगल एम्परर है, ठीक है, ये मुगल का एरिया है, और ये मान लीजिए कोई दूसरा राजा है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई राजपूत राजा है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये मुगल ये अटैक करेंगे इसके ऊपर, इस छोटे स्टेट के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करेंगे। अब इनके पास दो स्ट्रैटेजी होती थी मुगल की, या तो ये पहले वार्निंग देते थे, जिस स्टेट के ऊपर ये अटैक करते हैं पहले तो उसको वार्निंग देंगे, आप हमारे साथ मिल जाओ या तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। अब ज़्यादातर जो छोटे छोटे जो किंगडम होते थे वो तो पहले इनमें जो है विलीन हो जाते थे, इनके अंदर चले जाते थे कि हम हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे छोटे छोटे जो कभी भी हार नहीं मानते थे, तो उस केस में ये जो है उनके ऊपर अटैक कर देते थे, मुगल जो है उस स्टेट के ऊपर अटैक कर देते थे। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर देखिए, जब ये अटैक करते थे, अब देखिए इस वाले मुगल्स ने जो है राजपूत वाले किंगडम को जो है अटैक करके जीत लिया, ठीक है। जब ये इस एरिया को जीत लेंगे तो उनके बाद उसकी स्ट्रैटेजी ये होती थी, जो वहाँ का किंग है, जो वहाँ का लोग है, उनकी इंसल्ट हमें नहीं करनी है, उनकी इंसल्ट हमें नहीं करनी है, इंसल्ट हमें नहीं करनी है। हमारा मोटिव बस इतना होना चाहिए कि हम इसको हराएं और अपने राज्य में लेके आएं, हम इसको अपने राज्य के अंदर जो है इसको मिला लें, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मुगल ने इनको हरा दिया, इस छोटे से एम्पायर को हरा दिया और इनकी काफ़ी इंसल्ट की, इनके राजा की काफ़ी इंसल्ट की, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर गुस्सा होगा। भले ही ये छोटा सा राज्य मुगल सत्ता के अंदर चला जाए, मुगल एरिया के अंदर चला जाएगा, लेकिन इनके अंदर तो हमेशा जो है नफरत की भावना रहेगी। तो इनका स्ट्रेटजी ऐसी होती है मुगल की, तो इनके साथ जो है अच्छा बिहेव करना है। अच्छा बिहेव करेंगे तो क्या होगा, अच्छा बिहेव करेंगे तो इनके अंदर जो है मुगल के लिए जो है ज़्यादा जो है ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, द्वेष की भावना नहीं होगी, मतलब बदले की भावना नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो है किसी तरह की इनकी इंसल्ट नहीं की है, बस इनको जीता हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है जनता का आक्रोश जो है नहीं होता है मुगल एम्पायर के अंदर। जो ज़्यादा आक्रोश हम देखते हैं वो हम देखते हैं जो राजकुमार थे उनका असंतोष हम देखते हैं, या कोई दूसरे सूबेदार होते थे उनका असंतोष हम देखते हैं। ज़्यादातर जो रिवोल्ट होते थे वो लोगों द्वारा नहीं किए जाते थे, वो ज़्यादातर किए जाते थे या तो बड़े बड़े सूबेदारों के द्वारा या राजकुमारों के द्वारा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने जो है दूसरे किंग्स के साथ भी जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है बनाए रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको देखने में आ रहा होगा कि इनके कितने अलग अलग तरीके हैं जो पहले दूसरे राजा नहीं अपनाया करते थे। इन्हीं तरीकों की वजह से जो है ये इतने सक्सेसफुल हो पाए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल कर पाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मनसबदार्स एंड जागीर्स। अब इसको आपने यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा तरीका हम देखेंगे कि मनसबदार और जागीरदार ये क्या होते थे, मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे। अब यहाँ पर इसको आप इस तरह से समझिएगा, मान लीजिए ये एक स्टेट है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसको, ये एक स्टेट है, मान लीजिए ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये मान लीजिए किंग है यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारे पास किंग है, ये किंग है, ठीक है। तो यहाँ पर किंग के पास जो है, किंग को जो है अपना ऑफिशियल वर्क करने के लिए, किंग को जो है जो बड़े बड़े पोस्ट होती है, जैसे किंग का जो राजा का जो राज्य है उसके अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट भी होगी, ठीक है। कुछ मिनिस्टर्स की पोस्ट होगी, कुछ बड़े बड़े सेनापति की पोस्ट होगी, कुछ दूसरे बड़े बड़े ऑफिशियल जो है उनकी पोस्ट होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, इस तरह से बड़े बड़े ऑफिशियल्स है, ठीक है। ऑफिशियल्स मतलब इसके कर्मचारी है, राजा के कर्मचारी है जो सरकारी काम करते हैं, ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे मनसबदार क्या होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मनसबदार क्या होते हैं। ये राजा है, ठीक है। अब राजा जो है क्या करेगा, इसने एम्प्लॉय तो रखे हुए हैं अपने सरकारी एम्प्लॉय, लेकिन ये इनको जो है क्या करेगा, ये इनको जो है पैसे नहीं देता है। राजा जो है अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए इसका नाम है मान लीजिए इसका नाम मान लीजिए इसका नाम है रहीम, इसका नाम मान लीजिए इसका नाम रहीम है, ठीक है। ये वाला जो लाल डॉट मैंने बनाया, रेड डॉट बनाया, इसका नाम क्या है, रहीम है, ठीक है। तो ये राजा क्या बोलेगा, राजा ये बोलेगा, रहीम को ये मैंने आपको कहा कि ये सैलरी नहीं देगा, रहीम को ये सैलरी नहीं देगा, ठीक है। ये क्या कहेगा रहीम, ये कहेगा रहीम आप ऐसा करो, मेरे स्टेट में जो आप इस तरफ चले जाओ, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन बता देगा वहाँ पर चले जाओ, यहाँ वाला जो एरिया है जिसका नाम है शामनगर, इसको चलो मान लीजिए शामनगर नाम है इसका नाम है शामनगर, ठीक है। तो ये राजा क्या बोलेगा, ये किंग बोलेगा रहीम को कि रहीम ये जो शामनगर वाला एरिया है ये मैं तुम्हारे कंट्रोल में देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल में देता हूँ, तुम्हें मैं यहाँ का मनसबदार बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हें मैं यहाँ का क्या बनाऊंगा, मनसबदार बनाऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो एरिया है ये शामनगर, ये किसके अधीन हो गया, ये रहीम के अधीन हो गया। मतलब यहाँ पर सब कुछ जो भी कुछ भी होगा वो रहीम के आदेश के अनुसार ही होगा। अब यहाँ से जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो सारा का सारा किसको जाएगा, वो सारा का सारा रहीम को जाएगा, ठीक है। मतलब सारा का सारा पूरा का पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कौन संभालेगा, यहाँ का ये रहीम संभालेगा,
ठीक है। तो ये देखिए मनसबदार क्या है, मनसबदार एक ऐसा आदमी होता था जिसके कंट्रोल में एक बहुत बड़ा भाग दे दिया जाता था लैंड का, मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा भाग उसको दे दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है उसी को करना पड़ता था। सारा का सारा टैक्स का कलेक्शन, सारा का सारा जितनी भी लॉ से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी इसी को देखनी पड़ती थी, और यहीं से जो टैक्स आता था उसी से जो है इस रहीम को भी जो है सैलरी मिलती थी। तो इसी तरह से हम देखते हैं जो मुगल्स थे उन्होंने अपने सारे के सारे ऑफिशियल को इस तरह से जो है छोटे छोटे करके जो है इस तरह से मनसब दिए हुए थे, ठीक है। और जो इन मनसब के ऊपर जो रूल करते थे उनको हम क्या कहते थे, मनसबदार, ठीक है। मनसबदार और या जागीरदार भी उनको कहते थे, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पिछला जो चैप्टर था अभी आप याद कीजिए, जो दिल्ली सल्तनत थी वहां पर हमने इक्ता और मुफ्ती के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इक्ता और मुफ्ती भी कुछ ऐसा ही चीज था, इक्ता भी वैसा ही होता था। इक्ता में क्या होता था, अब पिछले चैप्टर को आप याद कीजिए, इक्ता में क्या था, जैसे कोई राजा होता था, राजा किसी आदमी को आदेश देता था कि आप, जैसे ये मान लो जो रहीम है, मान लो यहीं पर इसी को देख लो, रहीम है, राजा ने रहीम को कहा कि ये शामनगर तुम्हारा होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें जो है संभालना है। तो वो वाला एरिया जिसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा गया है, तो इस जमीन को हम क्या कहते थे, इसको कहते थे इक्ता, ठीक है। और जो आदमी होता था जिसको राजा ने जमीन दी उसको कहते थे हम मुक्ति, ठीक है, इसको क्या कहते थे, मुक्ति। अब यहाँ पर जो जागीरदार और मुक्ति ये तो एक ही हुआ, फिर क्या ये एक ही चीज़ है जागीरदार और मुक्ति? ये एक ही चीज़ नहीं है, क्योंकि जो मुक्ति होता था वो क्या करता था, उसको जैसे ये शाम, जैसे रहीम मान लो एक मुक्ति है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इक्ता है मतलब इसकी जो ज़मीन है ये इसी के ऊपर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा और सारा कंट्रोल जो है यहीं पर देख के संभालेगा, और पूरा का पूरा टैक्स का कलेक्शन तो बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास ये मनसबदार या जागीरदार है, ये किस देश के किसी दूसरे कोने में रहेंगे लेकिन इस एरिया को ये फिर भी कंट्रोल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये रहीम को शामनगर दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि रहीम जो है शामनगर में बैठेगा, रहीम के पास तो दूसरे काम है, क्योंकि जो रहीम है वो तो राजा का नौकर है, उसको तो राजा का काम करना पड़ेगा। इसलिए ये श्यामनगर में अगर बैठा रहेगा तो राजा का काम कौन करेगा? ये जो रहीम है ये तो राजा का काम ही करेगा, ये तो देश के किसी दूसरे कोने में काम करेगा। और इस श्यामनगर पर रूल कौन करेगा? श्यामनगर पर रूल करेगा रहीम के जो नौकर चाकर है वो इस पर जो है रूल करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर मनसबदार और जागीरदार के बारे में पता लग गया होगा कि मनसबदार और जागीरदार क्या थे। इसको आप देख सकते हो। अब आगे यहाँ पर देखो एक मनसबदार, यहाँ पर देखो ये मनसबदार जो है कई बार जो है अपने एरिया में घूमने के लिए चले आते थे। मैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो मनसबदार और जमींदार है, जो जागीरदार है सॉरी, ये जो है वहीं पर नहीं रहते थे जो लैंड इनको राजा ने दिया हुआ था। ये कभी कभार जो है उस पर जो है इंस्पेक्शन के लिए आते थे। यहाँ पर देखो एक मनसबदार है या जागीरदार है, ये जो है अपने मनसब में मतलब अपने एरिया में जो राजा ने इसको दिया है वहाँ पर जो है उसका निरीक्षण करने के लिए, मतलब उसकी इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से बिल्कुल राजा की तरह है ये भी, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब जब्त एंड जमींदार्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जब्त और जमींदार। इसको हम देखते हैं जब्त और जमींदार ये क्या था। सबसे पहले हम बात करते हैं जब्त की, उसके बाद हम आते हैं जमींदार के ऊपर। पहले हम जमींदार देख लेते हैं कि जमींदार किसको कहते हैं। जमींदार का मतलब होता है एक ऐसा आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है उसके पास बहुत बड़ा लैंड है, मतलब उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है। अब ये जो जमींदार है उसके पास खेत तो बहुत बड़ा है, मतलब इसके पास ज़मीन बहुत सारी है, लेकिन ये पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर खुद काम नहीं कर सकता क्योंकि इसका खेत तो बहुत बड़ा है, अकेले ये काम नहीं कर सकता। इसलिए ये क्या करता है, छोटे छोटे किसानों को हायर करता है। ये देखिए छोटे छोटे किसान है, ठीक है, और अपने पूरे के पूरे लैंड को जो है ये जो है किसानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। ये क्या, ये जैसे ज़मींदार है, ये ज़मींदार है, ठीक है, ये किसानों को इस तरह से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, इस तरह से देखिए इसने खेत को जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई आदमी जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है और वो किसानों को हायर करके वहाँ पर खेती करवाता है, तो ऐसे आदमी को कहा जाता था ज़मींदार, ठीक है। तो आज भी देखिए जो बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं उनको ज़मींदार कहा जाता है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं यहाँ पर हम ज़मींदार कहते हैं, ठीक है। तो जब्त किसको कहते हैं? जब्त का क्या मतलब है? जब्त का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कोई भी अनाज उगाया जाता है, मान लीजिए कोई खेत है, कोई खेत है, ठीक है, उसके ऊपर अनाज उगाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर फसल उगाई हुई है, ठीक है। जब ये फसल कट जाती है तो फसल के काट लेने के बाद किसान को एक अमाउंट, मतलब जितना, जैसे मान लीजिए 100 kg, एक किसान था उसने जो है 100 kg गेहूं को उगाया उसने, ठीक है, 100 kg उसने गेहूं को उगाया, तो इस 100 kg में से 60 kg उसको देना पड़ेगा
60 kg उसको देना पड़ेगा, जो वहाँ पर 60 नहीं, ये मैं एग्जैक्ट रेशो नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं अंदाजे के साथ आपको बता रहा हूँ। मतलब जितना उसने प्रोड्यूस किया उसका एक अमाउंट उसको देना पड़ेगा ज़मींदार को, और ये ज़मींदार जो है कुछ हिस्सा खुद को रख लेगा, मतलब 10% उसने खुद को रख लिया, और बाकी के जो 50 kg जो बच गया उसको दे देगा, किंग को दे देगा। ठीक है, तो जो ये टैक्स का जो ये सिस्टम है इसको कहा जाता है जब्त। जब्त क्या है? जब्त एक टैक्स की सिस्टम है जिसके अंदर किसान को क्या करना पड़ता है, किसान को जितना उसने प्रोड्यूस किया है, मतलब जितना उसने अनाज उगाया हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट जो है किंग को देना पड़ता है। वो सीधे किंग को नहीं देगा, वो किसको देगा? पहले वो जमींदार को देगा, फिर जमींदार उसमें से अपना हिस्सा खा लेगा, और उसके बाद किसको देगा? जैसे यहाँ पर देखिए 100 kg उसने उगाया था, उसने 60 kg दिया था जमींदार को, अब 10 kg जमींदार खुद को रखेगा और 50 kg किसको दे देगा? किंग को दे देगा। ठीक है, तो ये था, इसको कहते हैं जब्त। जब्त क्या है? एक टैक्स का सिस्टम है जिसके अंदर जो है अनाज का कुछ भाग, मतलब ग्रेन्स का कुछ भाग जो है किंग को दे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मुगल की जो एक पिक्यूलर फीचर इनका है, मतलब इनकी एक विशेष बात ये है कि जो मुगल है उनका टैक्स का सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे मान लीजिए एक खेत है, ये वाला खेत है, एक ये वाला खेत है, एक ये वाला खेत है, तो इन्होंने जो है जो खेत होते थे उनकी फर्टिलिटी के हिसाब से टैक्स उन्होंने लगाया था। मान लीजिए कोई ऐसा खेत है, मतलब मान लीजिए ये खेत ए है, ये खेत बी है, ये खेत ए है, ये खेत बी है। ए खेत मान लीजिए काफ़ी अच्छी मिट्टी है इसके अंदर, और बी खेत मान लीजिए इसमें जो उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिट्टी के हिसाब से जो है, मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से भी टैक्स लगता था। मतलब जहाँ पर गुणवत्ता कम है जिस मिट्टी की, वहाँ पर टैक्स कम लगेगा, वहाँ पर आपसे कम जो है अनाज मांगा जाएगा राजा के द्वारा, कम टैक्स लगेगा। और जहाँ पर ज़मीन जो है अच्छी होगी वहाँ पर जो है ज़्यादा टैक्स लगेगा। और जो अलग अलग फसल होती थी उसके लिए जो है टैक्स अलग अलग होता था। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी फसल है जो काफ़ी मुश्किल से जो है पैदा होती थी, उसमें जो है टैक्स यहाँ पर कम लगता था। इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपको यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब अकबरनामा, यहाँ पर चलते हैं अकबरनामा में हम। ये अकबरनामा क्या है? अकबरनामा एक बुक है जिसको लिखा गया है अबू फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। यहाँ पर देखिए अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अब इस अबुल फजल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। अबुल फजल ने जो ये अकबरनामा, उसकी बुक का क्या नाम था? अकबरनामा। ये अबुल फजल जो है अकबर का दोस्त था, ठीक है, और एक राइटर भी था। तो इसने जो है, अकबर ने ये आदेश दिया कि आप जो है मेरे बारे में लिखो, मेरे ऊपर एक बुक लिखो। तो इसने जो है अकबरनामा नाम से एक बुक लिखी थी। ठीक है, और जो ये अकबरनामा है इससे जो है हमें, अब देखिए यहाँ पर हिस्ट्री, अब मैं आपको ये इतनी सारी ये स्टोरी बता रहा हूँ, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हम कहते हैं कि ये वाला युद्ध हुआ, वो वाला युद्ध हुआ, अकबर ने ये किया, अकबर ने वो किया। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हिस्ट्री में, अब देखिए उस ज़माने में से आज तक जो है कोई ज़िंदा नहीं होगा। ठीक है, उतना देर तक तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स यही किताबें होती है। जो हिस्ट्री होती है पूरी की पूरी, वो इन्हीं किताबों के ऊपर, या कोई भी जो हमारे पास पुरानी चीज़ें मिलती है उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है। अब जो ज़्यादातर हिस्ट्री है, जैसे ये पुराने की बात, यहाँ पर देखिए अकबरनामा, ये अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। ये एक बहुत ही पुराने ज़माने की किताब है। तो इस किताब के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे एक झलक मिल जाती है कि उस टाइम में क्या होता था। ठीक है, इस किताब के अंदर अकबर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, अकबर ने कैसे अपने रूल को आगे बढ़ाया। ठीक है, अकबर के जो पूर्वज थे उन्होंने किस किस तरह से काम किया, अकबर के बारे में, मतलब पूरा का पूरा आपको, मतलब उस टाइम क्या क्या चलता था, उसके किंगडम में क्या क्या है, कौन कौन से उसकी किंगडम में जो है स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है राजा। ठीक है, तो उस टाइम जो है इस बुक के अंदर उस टाइम का सारा जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जो ये बुक्स होती है इनके ऊपर जो है, ये जो है पूरी की तरह पूरा हमें जो है सब कुछ सच से नहीं बताती। जैसे मान लीजिए ये बुक लिखी है अबू फजल ने, तो अबू फजल, सीधी सी बात है कि जो अकबर है, अकबर इसका दोस्त था। ठीक है, अकबर ने इसको आदेश दिया था कि आप बुक लिखो, तो सीधी सी बात है ये अबुल फजल तो अकबर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर इसने बुरा लिखा तो इसकी तो मौत निश्चित है, राजा इसको मौत का आदेश दे देगा। ठीक है, तो ये बुक पर हम पूरी तरह से भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मतलब ये बुक में जो लिखा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा सही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन जो हमारे पास इसी तरह की जो ये पुरानी चीज़ें हैं उनसे हमें हिस्ट्री की एक झलक जो है देखने को ज़रूर मिल जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अ क्लोजर लुक एट अकबर्स पॉलिसी। अब हम देखते हैं जो अकबर ने जो पॉलिसीज़ बनाई हुई थी उन पर जो है थोड़ा बहुत हम यहाँ पर नज़र डालते हैं कि अकबर ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय अबुल फजल इन दिस बुक। अब देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था
अकबर का वो काफ़ी इफेक्टिव था। और इस एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली, तो वो हमें जानकारी मिली अबुल फजल की उस बुक से जिसका नाम था अकबरनामा। अब सोच के देखिए कि जो अगर हमारे पास अकबरनामा नहीं होती, वो बुक नहीं होती, तो क्या हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो ये बताता है कि जो ये बुक्स होती है पुराने ज़माने की, जितनी भी ये पुरानी चीज़ें हैं हिस्ट्री की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को बयान करने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। द अकबरनामा इज इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी, और इसी का लास्ट वॉल्यूम है इसी बुक का, उसका नाम क्या है, आईने अकबरी। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, जो अकबर का जो एम्पायर था, ये देखिए जैसे एम्पायर हो गया, ये एम्पायर हो गया अकबर का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एम्पायर था, इसको जो है छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। ये पूरे के पूरे भाग को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। अब देखिए एक ही किंगडम को कितने सारे भाग हो गए इसके, ठीक है। और इसको जो छोटे छोटे ये पीस हो गए, इसके छोटे छोटे जो लैंड हो गए, इसको कहते थे सूबा, ठीक है। इसको क्या कहते थे, सूबा। जो पूरा का पूरा देश था उसको डिवाइड कर दिया गया था छोटे छोटे टुकड़ों में, और उनको क्या कहते थे हम, सूबा कहते थे। जैसे आजकल हम देखते हैं इंडिया बहुत बड़ा है, अब छोटे छोटे स्टेट इंडिया के अंदर है, कोई हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरीज है, उसके बाद हम जम्मू और कश्मीर, उसके बाद हम देखते हैं पंजाब हो गया, हरियाणा होगा। उस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप से जो है आज जो है स्टेट्स है। जिस तरह से आज स्टेट है उसी तरह से पुराने ज़माने में सूबा हुए करते थे, ठीक है। अबुल फजल एक्सप्लेन द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबाज गवर्नड बाय सूबेदार। और देखिए जो हेड होता था, इस सूबे का जो हेड होता था, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे सूबेदार, ठीक है। जैसा कि आजकल स्टेट में कौन होता है, स्टेट में गवर्नर होता है। हालांकि गवर्नर तो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए होता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना देख लो, जो पूरा का पूरा स्टेट है उसको डिवाइड किया हुआ है, और जो छोटा सा पीस होगा लैंड का उसको क्या कहेंगे, सूबा कहेंगे। और सूबा का जो हेड होगा, मतलब जो पूरा का पूरा जो है कंट्रोल जिसका होगा उस सूबे के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, सूबेदार कहेंगे। मतलब सारा का सारा, सारी की सारी मर्जी किसकी चलेगी उस सूबे के अंदर, सूबेदार की चलेगी। मतलब पूरे के पूरे कानून वही बनाएगा। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, मतलब सारे के सारे काम यही करेगा, पॉलिटिकल काम भी सूबेदार ही करेगा, और मिलिट्री से रिलेटेड सारे काम भी कौन करेगा, सूबेदार ही करेगा, ठीक है। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। हर एक सूबा के अंदर, ये जो कि एक सूबा है, तो हर एक सूबा के अंदर जो है एक एक दीवान भी होता था। दीवान मतलब जो मंत्री, बहुत बड़ा मंत्री होगा उसको दीवान कहते हैं। तो एक एक मंत्री भी होगा उसके अंदर, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, फाइनेंशियल वर्क को देखना, मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो भी कामकाज है, मतलब टैक्स को किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से सैनिकों को सैलरी देनी है, वो सारा का सारा काम किसका होगा, दीवान का होगा, वही इसको डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार was supported by other officers such as military paymaster, Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage, military commanders and the town police commander कोतवाल। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक किंग होगा, एक हमारे पास किंगडम है, मतलब एक राज्य है। इस राज्य को बांट दिया गया, किस में बांट दिया गया, सूबे में बांट दिया गया। सूबे का हेड कौन होगा, सूबेदार होगा इसका हेड, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ आपको कि सारा का सारा काम सूबेदार करेगा, तो सारा का सारा काम सूबेदार नहीं कर सकता है। अब जो ऑर्डर देगा सूबेदार, लेकिन जो काम काज होगा पूरे के पूरे सूबे का काम तो सूबेदार नहीं कर सकता है। तो उसके लिए तो हमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर जो है अलग अलग टाइप से जो है हमारे पास लोग होते थे। जैसे कुछ दीवान होता था, दीवान का मतलब पैसों से रिलेटेड कामकाज देखना। दूसरे मिलिट्री के जनरल होते थे, मिलिट्री के जो हमारे पास सेनापति होते थे, ठीक है, वो हो गए। और दूसरे हमारे पास कई तरह के जो है अधिकारी होते थे, मतलब बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल उस वक्त भी जो है अकबर के जो सूबे होते थे, सूबेदार के पास रहते थे, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट होते थे अपनी अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ तक। इसको आप देख सकते हो जैसे कौन कौन से उनके जो मेन जो पोजीशन थी उसके उन सूबा के अंदर, ठीक है, उनको आप देख सकते हो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट्स। अब जो जहांगीर आपने देखा होगा, जहांगीर के बारे में अभी आपने जैसे हमने पढ़ा कि एक बहुत ही बड़ा मुगल ये सुल्तान था, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। जहांगीर इन्फ्लुएंस इन नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अब जो नूरजहां थी वो जो है जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। तो नूरजहां का कितना इन्फ्लुएंस रहा जहांगीर के कोर्ट के अंदर, ठीक है। नूरजहां जो है यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है। मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर। अब देखिए पहले इसका ये नाम था नूरजहां का, ठीक है। इन 1611 में इसने
जहांगीर के साथ शादी की थी एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां। और जब इसने जहांगीर से शादी की तो इसका नाम क्या हो गया, नूरजहां हो गया। ठीक है, शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। ठीक है, वो जो है अपने मोनार्क के प्रति जो है हमेशा जो है लॉयल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज own titles on one side and the other side inscription struck in the name of the queen बेगम नूरजहां। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब नूरजहां का जो है जहांगीर के जो दरबार था उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस था। नूरजहां से काफ़ी प्रेम करता था जहांगीर। और जो सिक्के होते थे उस वक्त, जो सिक्के होते थे मुगल सल्तनत के, उसके ऊपर एक तरफ तो जहांगीर अपना नाम लिखता था और दूसरी तरफ सिक्के का जो दूसरा तरफ होता था उसके ऊपर लिखा होता था कि नूरजहां के आदेश पर ढला हुआ। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका हिंदी नाम मैं आपको बताया। मतलब पहले वाले हिस्से में तो यहाँ पर जहांगीर के बारे में लिखा होता था और जो दूसरा हिस्सा होता था यहाँ पर नूरजहां का भी नाम लिखा होता था। ठीक है, सिक्के के ऊपर नूरजहां का नाम लिखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये दर्शाता है कि नूरजहां का जो है कितना इन्फ्लुएंस था जहांगीर के दरबार में। मतलब जहांगीर काफ़ी इंपॉर्टेंस देता था नूरजहां को। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट in an order of Noorjahan, the square state seal mills, command of her most sublime and elevated majesty Noorjahan, Padshah Begum, the round seal status। अब यहाँ पर ये स्टेटस के वही बताए हुए आपको कि किस किस तरह से जो है अलग अलग जो चीज़ें होती थी उनके ऊपर नूरजहां का नाम होता था। ठीक है, मतलब इसको वन सेकेंड। तो यहाँ पर हमने देखा, ये इसके बारे में भी आप खुद पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पर यही बताया गया है कि किस किस तरह से नूरजहां का नाम कहाँ कहाँ पर जो है जहांगीर ने यूज़ किया हुआ है और उसको जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी दी जा रही है जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू व्हाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शनड efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalty to the empire were weakened by their own सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे जब अकबर था, अकबर ने देखिए सूबों के अंदर सबको डिवाइड करके रखा हुआ था, पूरे के पूरे प्रोविंस को। ठीक है, पहले जब अकबर का जो पहले वाला जो टाइम था, पहला और दूसरा फेज़ जो अकबर के टाइम का था, जैसे कि मैंने पीछे आपको कहा, तो उसके अंदर अकबर का सब कुछ अच्छा चला हुआ था। जितने भी बड़े बड़े लोग थे, लॉयल लोग थे, मतलब ज़मींदार लोग हो गए या सूबेदार हो गए, वो जो है अकबर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे अकबर का लास्ट का टाइम आता तो उस वक्त जो है जो बड़े बड़े नोबल लोग थे वो जो है अकबर से जो है काफ़ी नाराज़ रहने लगते थे और जो है अकबर के अगेंस्ट हो गए थे। वो अकबर के काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे और कई बार उन्होंने जो है रिवोल्ट भी किया हुआ है। इसके पीछे उनका कारण क्या था? इसके पीछे उनका कारण होता था सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अपना फ़ायदा, किस तरह से उनको अपना फ़ायदा हो, जो वहाँ के लोकल जो है या तो सूबेदार या जो नोबल लोग थे वहाँ के। वाइल अकबर was at Fatehpur Sikri during 1570s, he started discussion on religion। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब 1570 के अंदर जो अकबर था हमारे पास, जब 1570 का टाइम था, जब वो फतेहपुर सिकरी के अंदर रह रहा था, तो उस समय अकबर ने एक नया ही कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट किया। उसने क्या किया, उसने जो है एक पब्लिक की गैदरिंग स्टार्ट कर दी। पब्लिक की गैदरिंग का मतलब क्या, मान लीजिए एक मीटिंग वो करता था, एक मीटिंग वो रखता था। इस मीटिंग के अंदर वो हर धर्म के आदमी को बुलाता था, और उनसे जो है बहस करवाता था। मतलब वहाँ पर बहस चलेगी, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर आएंगे और आपस में बहस करेंगे, मतलब यहाँ पर धार्मिक बहस की जाएगी। तो उसमें क्या होता था, यहाँ पर इसको पढ़ते देखिए, यहाँ पर देखिए, वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी 1570, ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द रिलीजन विद द उलेमा, ब्राह्मण्स, ज्यूसित, फ्रीस, हु वर रोमन कैथोलिक्स। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों के बीच में उनके द्वारा एक चर्चा शुरू की जाती थी, है ना। एंड ज़ेरोस्ट्रेंस, दीज डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और वो वाली जगह जहाँ पर ये डिस्कशन की जाती थी उसको कहते थे इबादत खाना। इबादत खाना क्या थी? इबादत खाना एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर अकबर जो है सभी धर्मों के जो बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, उलेमा हो गए या प्रीस्ट हो गए, उन सभी को जो है इकट्ठा किया जाएगा और उनसे जो है बहस करवाई जाएगी। ठीक है, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन,
इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। वो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो जो है काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। अलग अलग जो, जैसा कि मैंने आपको कहा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है पहले से ही अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, तो अकबर की जो है अलग अलग धर्मों में जो है पहले से ही रुचि थी। अकबर interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasize rituals and dogma were often bigots। अब जब अकबर जो है उनके बीच में जो है चर्चाएं करवाता था, तो एक चीज़ यहाँ पर अकबर ने जो है समझ ली। अकबर ने ये यहाँ पर समझ लिया कि किसी एक भी धर्म को हमें जो है इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जो ये एक ही धर्म पर अगर हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो उससे जो है सोसाइटी के अंदर जो है बैलेंस यहाँ पर हमारा थोड़ा थोड़ा डगमगा जाता है। ठीक है, इस लाइन का यहाँ पर यही मतलब है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा धर्म, मान लीजिए कोई भी धर्म हो, उसके अंदर अगर हम बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट अगर हम उसके अंदर हो जाते हैं, मतलब दूसरे धर्म को अगर हम बिल्कुल भी अहमियत अगर नहीं देते हैं, तो उसमें जो है सोसाइटी के ऊपर जो है बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अकबर के टाइम काल में हम देखते हैं कि जो कानून थे, सभी धर्मों के जो लोग थे उनको जो है लगभग लगभग सेम ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका जो है इबादत खाना आपने याद रखना है। इबादत खाना क्या होता था? इबादत खाना एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर अकबर क्या करता था, उन रिलीजियस स्कॉलर्स को इकट्ठा करता था और उनसे जो है आपस में चर्चाएं करवाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर भी एक पिक्चर है जहाँ पर जो है इनके बीच में आपस में डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर जो है सुल्क-ए-कुल जहांगीर अकबर सन described as ये जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब्ड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुल्क-ए-कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए, जो सुल्क-ए-कुल की जो पॉलिसी है उसको अकबर ने यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ओ सॉरी, जहांगीर ने उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। इसको भी आप खुद देख सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक जो हमारे पास ये बच गया, तो इसमें देखिए द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि पहले वाले जो हमारे पास मुगल एम्पायर आते हैं, पहले वाले जो हमारे पास मुगल एम्पायर आते थे, उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी होती थी। जैसे हमने अकबर को देखा, उससे पहले भी हम देखते हैं कि काफ़ी बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज़ इनकी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और 17th सेंचुरी और उसके बाद जब हम देखते हैं, तो जो मुगल एम्पर होते थे उनकी पॉलिसी बिल्कुल ही चेंज हो गई। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता था, पहले जो है कोई भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुगल एम्पर कभी भी दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक करता था तो वहाँ के लोगों को कभी भी ह्यूमिलेट नहीं किया जाता था, वहाँ के राजाओं की कभी बेइज्जती नहीं की जाती थी। लेकिन जब बाद में जो हम मुगल सुल्तानों को देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं था, उनकी पॉलिसी चेंज हो गई। वो जो है अपने पद से भटक गए और वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करवाते थे। उदाहरण के लिए जब शिवाजी जो है उसके दरबार में चले जाते हैं, औरंगजेब के दरबार में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, शिवाजी की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की जाती है, उसके द्वारा शिवाजी की काफ़ी बेइज्जती की गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब को किस तरह से नाक को चने चबवाने पड़े। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नाक में दम कर दिया था उसके बाद शिवाजी ने अपने अंतिम समय तक, है ना। तो वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉर्डियल रिलेशन जहाँ बन पाता वो नहीं बन पाया, क्योंकि उनकी पॉलिसी ही चेंज हो गई थी। बाद में जो है वो पहले वाले जो मुगल शासक थे उनकी तरह पॉलिसी इनकी अब नहीं थी, जिसकी वजह से जो है उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि औरंगजेब लास्ट शासक था, लास्ट जो है पावरफुल शासक था मुगल डायनेस्टी का। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मनसबदार होते थे, जैसा एक किंग होता था, एक बीच में किंग है, किंग ने मनसब दिए हुए। मनसब देखिए, एक मनसब हो गया, दो मनसब, तीसरा मनसब, चौथा, पाँचवा, छठा। इस मनसब मतलब छोटे छोटे लैंड जो है राजा ने जो है सैलरी के तौर पर अपने ऑफिशियल्स को दिए हुए हैं। जैसे ये मान लीजिए किंग है, ये बीच में ये अगर किंग है, ये उसके छोटे छोटे ऑफिशियल है। ठीक है, तो सैलरी तो वो देगा नहीं, वो क्या करता था, ज़मीन देता था राजा, इस तरह से, ये तुम्हारा मनसब, ये तुम्हारा मनसब, ये तुम्हारा मनसब। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो इन मनसबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती गई, मनसबदार बहुत ज़्यादा होते गए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जब बहुत सारा मनसबदार हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ज़मीन की भी अब कमी हो जाएगी, और जो मनसब थे उनके साइज़ भी घटता जाएगा। अब मनसबदार अगर बहुत कम हमारे पास है, बहुत ज़्यादा अगर मनसबदार हो गए तो उनको बहुत ज़्यादा ज़मीनें तो नहीं दी जा सकती, उतनी ज़मीन सभी को पूरी होनी चाहिए वैसे तो यहाँ पर हम देख सकते जो मनसबदार थे उनकी ज़मीनों का साइज़ भी जो है कम होते गए। मनसबदारों की संख्या तो बढ़ रही है, उनका नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन उनकी ज़मीन जो है
कम हो रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर। और जो मनसबदार होते थे उन मनसबदारों को भी जो है काफ़ी ज़्यादा अपने सैलरी का पार्ट जो है, जैसे मान लीजिए इस वाले मनसब का ये मनसबदार है, तो इस पूरे की पूरी ज़मीन के ऊपर जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इसको सैनिक भी रखने पड़ेंगे, इसको दूसरे ऑफिशियल्स भी रखने पड़ेंगे मनसबदार को, तो उनको भी जो है सैलरी देनी पड़ेगी मनसबदार को। तो इस तरह से मनसबदारों की स्थिति भी काफ़ी गिरती जा रही है जैसे जैसे टाइम आगे को गुजर रहा है। अब जैसे जैसे हम पहले देखते हैं, पहले मनसबदार हमारे पास कम थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है 17वीं सेंचुरी और उसके बाद जब हम चलते हैं तो मनसबदारों की भी अब यहाँ पर हमारे पास बुरी दशा हो रही है, हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पर भी। अब और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें आपको वही कहा गया, देखिए पहले स्टार्टिंग में आपको कहा गया कि जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो मॉडल था यहाँ पर मुगल्स का, ये काफ़ी सक्सेसफुल उसकी वजह से ये मुगल रहे। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे यहाँ पर देखिए उनके एक तो उनकी पॉलिसीज़ में भी चेंज आ रहा है, और दूसरा उनके जो मनसबदार थे उनकी जो स्थिति भी है वो भी काफ़ी डगमगा रही है। इसको आप नीचे देख सकते हो। अब जैसे जो जो बताने लायक था वो मैंने इसमें आपको बता दिया। लास्ट वाले इसमें आ जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए लास्ट जो पैराग्राफ दिया है, द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। अब देखिए 17th सेंचुरी तक उनके पास काफ़ी एनॉर्मस वेल्थ आ चुकी थी, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी पहले, ठीक है। इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया था, काफ़ी ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज आ गए थे, ठीक है, जिनकी वजह से मुगल जो है काफ़ी पावरफुल थे 17th सेंचुरी के एंड तक। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पर स्लोली डिक्लाइंड। अब हम उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल की जो अथॉरिटी है वो जो है क्या होने लगी कि धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगेगी। हिज सर्वेंट इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा था पहले कि सूबेदार जो हुआ करते थे, जब मुगल एम्पर काफ़ी शक्तिशाली था तो ये सूबेदार इनकी मुट्ठी में रहते थे, एम्पर की मुट्ठी में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल वीक होते जा रहे हैं तो जो छोटे छोटे, जैसे ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको कहा कि इस तरह से सूबे होते थे और ये सूबेदार है, यहाँ पर एक सूबेदार होता था। तो जब पहले जो मुगल का जो एम्पर था वो जब शक्तिशाली होता था तो ये सूबेदार उस किंग के अधीन रहते थे। लेकिन जब किंग जो है वीक हो गया, जब स्टेट जो है वीक हो गई, तो ये सारे के सारे सूबेदार जो है इन्होंने अपने अपने राज्य बना दिए। इस तरह से ये अपने अपने राज्य को बनाने में जो है लग गए हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टी एंड हेल्ड कमांडेड टू प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। हम देखते देखिए हैदराबाद रियासत, अवध रियासत, तो ये जो है जो मुगल्स थे उन्हीं के सूबेदार थे, उन्हीं ने जो है आगे जाकर जो है इनको बनाया था। हैदराबाद हो गई, अवध हो गई और कई दूसरी रियासतें ऐसी थी जो कि मुगल की ही ब्रांचेस थी। Although they continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master by the 18th century, हालांकि वो जो है मास्टर जो है उन्हीं को मानते थे 18th सेंचुरी तक। The provinces of empire had consolidated their independent political identities। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है इंडिपेंडेंट रखी थी। हालांकि मानते वो जो है जो मुगल जो एम्परर था उसी को ही एम्परर मानते थे, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो अलग हो चुके थे। सिर्फ मानने के लिए, सिर्फ कहने के लिए वो मुगल के अधीन रहते थे। वी विल रीड मोर अबाउट देम इन चैप्टर 10। हम जो है उनके बारे में इस चैप्टर 10 में इनके बारे में और जानेंगे। सो यहाँ पर दिया है किंग एंड क्वींस। अब जो मुगल एम्पायर था हमारे पास, उसके साथ साथ जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है किंग्स आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप खुद जो है बुक से जो है इसमें एक बार रीड करके इसको देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा। सो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।